हाँ, तो आज अपन बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है राजस्थान की जलवायु, क्लाइमेट ऑफ राजस्थान। ठीक है, ध्यान से समझो, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बिल्कुल सिंपल जीरो से लेकर टॉप पे लेके जाऊंगा मैं। और बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है क्लाइमेट, राजस्थान की जलवायु कैसी है, वो सब। ठीक है, कहाँ पर कितने सेंटीमीटर बारिश होती है, राजस्थान के 33 जिलों को कैसे कैसे डिवाइडेशन किया गया है। पहले मेरी बातें सुनो, थोड़ी सी ध्यान से सुनो, क्योंकि चैप्टर थोड़ा समझने वाला भी है, थोड़ा दिमाग पे जोर पड़ेगा और फिर याद करने वाला तो है ही है। इसमें क्या है बेसिकली कि अपन राजस्थान की जलवायु के 3 वर्गीकरण पढ़ेंगे, मोटा मोटी 3, फिर चौथा राजस्थान खुद ने जो सरकार ने दिया। 3 में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे कोपेन के द्वारा राजस्थान की जलवायु को किया गया वर्गीकरण। ठीक है, कोपेन राजस्थान की जलवायु को किस हिसाब से वर्ग बांटा 4 भागों में, वो देखेंगे। फिर अपन देखेंगे थॉर्नथवेट। ठीक है, थॉर्नथवेट ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में जो बांटा वो 4 प्रकार देखेंगे। और फिर अपन देखेंगे जो आपका कोपेन, थॉर्नथवेट और आपका चौथा हो जाएगा ट्रिवार्था। ठीक है, ट्रिवार्था। इन तीनों के अपन वर्गीकरण चेक करेंगे, आराम से पढ़ेंगे। तीनों ने 4 प्रकार के राजस्थान का वर्गीकरण किया है। फिर राजस्थान खुद ने इन चारों के वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए 5 प्रकार से उन्होंने भी किया है हमारा राजस्थान। ठीक है, तो कुल मिला के इन चारों का वर्गीकरण पढ़ेंगे और 100% क्वेश्चन यहीं से आता है, आएगा, आता रहेगा, आता भी है। ठीक है, हर एग्जाम में, ऐसा कोई एग्जाम नहीं जहाँ पर जलवायु क्लाइमेट से क्वेश्चन आता नहीं हो। ठीक है, तो सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन शुरुआत में सीधे यहाँ पर नहीं आएंगे, थोड़ी सी बेसिक बातें जान लेते हैं। ठीक है लेकिन कंडीशन एक ही है, आप पहले मुझे सुन लो एक बार, मेरे साथ के साथ एक बार सुन लीजिए और फिर उसके बाद में आप नोट कर लेना। ठीक है ना, ओके। देखो, राजस्थान की जलवायु, अगर एग्जाम में क्वेश्चन है राजस्थान की जलवायु है और 4 ऑप्शन हो, तो ध्यान रखें राजस्थान की जो क्लाइमेट है, जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है ना, यानी सब ट्रॉपिकल है। या फिर, और दूसरी बात, इसमें ही प्रादेशिक विभिन्नताएं बहुत ज़्यादा है। भाई कहीं पर कोई सी है, कहीं पर कोई सी है, वो तो खैर अपन पढ़ ही लेंगे किस जिले में कौन सी है, वो तो बातें अलग है। लेकिन एक शब्द में अगर आंसर पूछे तो राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय। ठीक है, बाकी प्रादेशिक विभिन्नता का मतलब है डिफरेंट प्रदेश में, डिफरेंट जिलों में अलग अलग तरह की राजस्थान में जलवायु पाई जाती है, वो खैर अपन पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, राजस्थान की जलवायु भारत की जलवायु जो कि मानसूनी है, बस उसी का हिस्सा है। ठीक है भाई, पूरे भारत की मोटा मोटी जलवायु अगर देखा जाए ना एवरेज, तो मानसूनी जलवायु मानी जाती है भारत की जलवायु। हालांकि अपन भारत की जलवायु नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अपन राजस्थान की पढ़ रहे हैं। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि राजस्थान की जलवायु भारत की जलवायु जो कि मानसूनी जलवायु उसी का हिस्सा है। फिर राजस्थान की जलवायु शुष्क से लेके, यानी शुष्क से उपाद्र या फिर उष्ण, इस प्रकार की जलवायु है। यानी कि थोड़ी बहुत ड्राई भी है, शुष्क भी है, और थोड़ी फिर कहीं पर आर्द्र, उपाद्र या फिर उपोष्ण जो है, बेसिक जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, ये एकदम ड्राई और ये ज़्यादा ह्यूमिडिटी। ठीक है, इस तरह की जलवायु राजस्थान के अंदर पाई जाती है। और एक शब्द में पूछा जाए तो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। ठीक है, तो बहुत ही शानदार है, गारंटी है, अगर मेरे नोट्स प्रॉपर मेरे साथ में समझ के नोट कर लिए, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, फिर अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा, उच्च दैनिक तापमान, वार्षिक तापांतर, निम्न आर्द्रता, तेज हवाएं। पूरी बात सुनो। जो अब देखो राजस्थान है, सपोज ये राजस्थान है, देख मैं मोटा मोटी ऐसे बना देता हूँ, ये सपोज ये राजस्थान है, इसके बीचों बीच यूँ अरावली जाती है। ठीक है, थोड़ी सी इसको इस साइड बना देता हूँ, ये अरावली श्रेणी है। ठीक है, ये राजस्थान के बारिश को, वर्षा को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, क्योंकि अपने यहाँ पर अरब सागर से बारिश होती है, अरब सागर के ये पैरेलल चलती है, अरब सागर के समांतर चलती है, इस वजह से ये बारिश को काफ़ी बार रोक देती है। और पश्चिमी राजस्थान में इस वजह से बारिश नहीं होती है, ये इसका मेन कारण है। खैर बातें वो पढ़ेंगे अपन, तो मेरी बात सुनो वापस। मैं ये कहना चाह रहा था कि हाँ, अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा, यानी कम तो बारिश होती है, इस अरावली की वजह से ही होती है कम बारिश। ठीक है, और उच्च दैनिक व वार्षिक तापांतर, दिन का तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, और एवरेज वार्षिक देखा जाए तो तापांतर, इसलिए इसको एक साथ बोला जाता है उच्च दैनिक व वार्षिक तापांतर। इसको एक साथ बोला जाता है, आपको कैसे बोलना है, उच्च दैनिक व वार्षिक तापमान, दिन का और पूरे वर्ष का तापमान जो है वो तापांतर हमेशा उच्च रहता है। और आर्द्रता तो बहुत ही कम है, मतलब निम्न आर्द्रता में, ह्यूमिडिटी वहाँ पर बिल्कुल, आपने देखा होगा बिल्कुल सूखा डेजर्ट पड़ा इधर, तो पूरा पश्चिम राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। आर्द्रता जहाँ होती है, जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा हो, बारिश ज़्यादा होती है, वहाँ पर तो इधर निम्न आर्द्रता है। और तेज हवाएं चलती है, ऐसी युक्त जलवायु अरावली के पश्चिम में है। ठीक है, वैसे एक बात हो गई। फिर अपन बात करते हैं अरावली के पूर्वी साइड में,
यहाँ पर थोड़ा अर्ध शुष्क है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तीव्र हवाएं चलती है और निम्न आर्द्रता है, लेकिन यहाँ पर अर्ध शुष्क है और उप आर्द्र, जो अपने यहाँ लिखा था अर्ध शुष्क व उप आर्द्र तो जलवायु है। वायु की गति में थोड़ी कमी है और वर्षा में वृद्धि ज़्यादा होती है। पश्चिमी साइड में बारिश अच्छी करवाती है अरावली, जबकि अब पश्चिमी हवा को रोक के इधर बारिश करवा देती है, जबकि पूर्व में। और पश्चिमी साइड में क्या करती है, अपने बीच में आड़ी आ जाती है, उसके पैरेलल चलती है और वहाँ पर बारिश नहीं होने देती। मेन कारण पश्चिमी राजस्थान में बारिश कम होने का कारण है अरावली। ठीक है, ये कारण है। तो याद क्या रखना, आपको 2-3 पॉइंट याद रखने हैं कि अरावली के पश्चिमी साइड में तो ये मामला है और अरावली के पूर्वी साइड में ये मामला है। सिंपल सा क्वेश्चन को आ जाए तो। अब राजस्थान की जलवायु को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अब यहाँ से इसकी थ्योरी तो बाद में पढ़नी है आपको, पहले पढ़ने इसके पॉइंट। एक तो राजस्थान की स्थिति, एक समुद्र तल से दूरी, एक उच्चावच, ठीक, और आगे वो ले लूँगा, पहले 3 जानो। स्थिति पढ़ते हैं। स्थिति का मतलब क्या है आपको पता है 23.5 डिग्री, जो अपन ने पहले पढ़ चुके, राजस्थान की स्थिति विस्तार में पढ़ चुके थे कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको अपन कर्क रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरने के कारण संपूर्ण राज्य उष्ण कटिबंध में स्थित हो गया है। ठीक है ना, जैसा कि अपन मैप में अगर देखें तो देखो ये सपोज राजस्थान का मैप है, ठीक है, और ये इधर से निकलती है 23.5 डिग्री, ठीक है, और ये पूरा उप जो अपना है उष्ण कटिबंध हो गया। यहाँ पर पूरा लगभग राजस्थान संपूर्ण, मान लो कि 2 जिले छोड़ दो, चाहे सिर्फ 2 जिलों का मामला है, बाकी पूरा का पूरा जो राजस्थान है, संपूर्ण राजस्थान उष्ण कटिबंध के अंदर आता है, क्योंकि ये जिले हमारे सिर्फ 2 ही पड़ते हैं। यहाँ से 23.5 डिग्री लाइन निकलती है, जो कि बारिश का या फिर इसका मेन कारण, जलवायु क्लाइमेट को बदलने का मेन कारण है। क्योंकि 23.5 डिग्री ऊपर कौन सी कटिबंध है, उष्ण कटिबंध हो जाता है, तो ये कारण है। इस वजह से यहाँ पर तापमान रहता है ज़्यादा, शुष्क या अर्ध शुष्क रहती है जलवायु, ठीक है, ड्राई एंड सेमी एरिड जिसे हम बोलते हैं। तो ध्यान रखें, शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु रहती है और टेम्परेचर रहता है ज़्यादा। और एक मोटा कारण क्या है, हमारे समुद्र तल से दूरी बहुत ज़्यादा है। समुद्र पास में अगर होता तो बारिश भी अच्छी होती है वहाँ पर, लेकिन हमारे तो समुद्र तल से दूरी भी मेन कारण है कि राजस्थान में समुद्र से दूरी है। राजस्थान क्या है, समुद्र से काफ़ी दूर स्थित है। बेसिकली हमारे अरब सागर से बारिश होती है, अरब सागर से हम 350 किलोमीटर दूर हैं। बताओ, बहुत दूर, इसलिए भी बारिश का कम होना और जलवायु में बेसिकली टेम्परेचर का बढ़ जाना, ये सब कारण यही है। क्योंकि बारिश होगी तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक डाउन है, पेड़ पौधे उग जाएंगे, सब कुछ सेट हो जाएगा। उच्चावच की बात करें, उच्चावच का मतलब होता है कहीं ऊंचा तो कहीं नीचा, मतलब जमीन का लेवल। तो देखो, राजस्थान का अधिकांश भाग 370 किलोमीटर से कम ऊंचा है, 370 किलोमीटर से कम ऊंचा है। हाँ, अरावली और हाड़ौती को छोड़कर, ये तो फिर भी हाइट पर है, अरावली और हाड़ौती को छोड़कर राजस्थान बेसिकली 370 किलोमीटर एवरेज हाइट से कम ऊंचा है, ठीक है। वहीं अगर अरावली की बात करें तो वहीं अरावली अरब सागर या मानसूनी हवाओं के पैरेलल यानी कि समांतर होने से वर्षा जो है अपर्याप्त है। बस वही तो मैंने कहा था कि अरब सागर है भाई, हमारी बारिश अरब सागर से होती है, और ये जो अरावली है ना बीचों बीच, जो राजस्थान को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, ये अरब सागर के समांतर चलती है, उसके साथ साथ चलती है, क्योंकि ये बड़ा ऊंचा टीला जैसी हाइट है इसकी, तो ये हवा रोक लेती है। और मानसूनी हवाओं के समांतर बोल दो चाहे अरब सागर बोल दो, ये अरावली जो हैं वो अरब सागर या मानसूनी हवाओं के समांतर होने से वर्षा यहाँ पर लगभग अपर्याप्त रहती, कभी भी पूर्ण बारिश नहीं होती। और चौथा पॉइंट है तापमान। प्रभावित करने वाला ये आधारभूत तत्व टेम्परेचर भी है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ेगी वहाँ पर हर तरह की फसलें वगैरह नहीं हो सकती, क्लाइमेट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। ये भी मेन मुद्दा। तो कुल मिला के 4 मोटा मोटी पॉइंट याद करने हैं। कौन कौन से? नंबर 1 स्थिति, नंबर 2 समुद्र तल से दूरी, नंबर 3 उच्चावच और नंबर 4 तापमान। ठीक है, बस सिंपल। आप तो सिर्फ हेडिंग भी याद कर लोगे तो भी काम हो जाएगा। बस वो स्थिति देख लेना 23.5 डिग्री, बस, और कोई याद नहीं करना। अब बात करें, 2 मैंने अलग से पॉइंट लिखे हैं कि दीर्घकालिक घटना क्या होती है ना। तो ध्यान रखें, जलवायु को ही कहा जाता है। जलवायु की अगर एक शब्द में आपसे आंसर पूछे कि जलवायु क्या है, तो दीर्घकालीन घटना लगभग 30 वर्षों से निर्धारण है। ये मतलब ऐसा मानो कि लगभग ऐसा माना गया है कि जो जलवायु है वो 30 साल तक फिक्स रहती है, कम से कम। 30 साल के बाद में कोई परिवर्तन हो जाए तो बात अलग है, बाकी लगभग जलवायु फिक्स है। तो अगर जलवायु को अपने मोटा मोटी देखें, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि दीर्घकालीन घटना इन सेंस 30 वर्षों से निर्धारण जिसका किया जाता है, लगभग हर 30 ईयर से, उसे तो बोला जाता है जलवायु।
जो अल्पकालीन घटना होती है, मौसम कैसे कि सुबह मौसम कुछ और था, दोपहर में कुछ चेंज हो गया, 2 घंटे में चेंज हो गया, मतलब ये अल्पकालीन घटना है, बिल्कुल कम टाइम में मौसम परिवर्तित होते, टाइम नहीं लगता। लेकिन जलवायु जल्दी से परिवर्तन नहीं होती है, कम से कम 30 साल, ठीक है। उसे इसलिए बोला जाता है दीर्घकालीन घटना और इसे बोला जाता है अल्पकालीन घटना। बस ये सिंपल 2 फैक्ट ऐसे लिखना साइड में। अब मोटा मोटी याद करने वाली चीज़ें और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है शुरू यहाँ से, ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरुआत होती है जो आपको आराम से याद करें। इतनी देर तो जो मैंने जो बातें बताई वहाँ से कोई क्वेश्चन आ भी जाए ना भी आए, कोई फिक्स नहीं है, क्वेश्चन शुरू होगा यहाँ से। अब मैं जितना भी बोलूँगा, जितना भी दिखाऊंगा आपको, सब कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है हमारे यहाँ पर कौन कौन सी ऋतुएं हैं। पहली बात करते हैं अपन ग्रीष्म ऋतु। टाइम पीरियड जरूर याद रखने। ग्रीष्म ऋतु का टाइम है मार्च से लेके जो मिड जून है, लगभग 15 जून तक, मार्च से लेके मध्य जून तक का टाइम ग्रीष्म ऋतु का माना जाता है फिक्स, ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन तो यही बन गया, हो सकता है आपको यही क्वेश्चन आ जाए, ग्रीष्म ऋतु का समय है, सीधा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। थोड़ी बातें समझ लेते हैं कि सूर्य के उत्तरायण होने से संपूर्ण राज्य में क्रमिक रूप से तापमान में इस ऋतु के अंदर वृद्धि होने लग जाती है। गर्म तथा शुष्क हवाएं, बिल्कुल सूखी शुष्क हवाएं चलती है और जो कि तापमान को बढ़ा देती है, जैसा कि लू अपन क्या कहते हैं। और यार गर्मी के अंदर लूएं बहुत भयंकर चलती है, ठीक है। तो ध्यान रखें, हालांकि सिटी में तो पता नहीं चलता, एसी कूलर चला लेते हैं अपन, लेकिन बाकी गांव में कभी जाके देखोगे तो लू के थपेटे लगेंगे ना, जब पता चलेगा। तो लू, और सबसे ज़्यादा लू कहाँ पड़ती है, मैक्सिमम बाड़मेर के अंदर, क्योंकि बिकॉज गाँव में भी आजकल कूलर एसी लगा सकते हैं, लग गए हैं, लेकिन रीज़न क्या है, लाइटें कम रहती है वहाँ थोड़ी, तो बड़ा झंझट है। लेकिन ध्यान रखें बाड़मेर के अंदर लू सबसे ज़्यादा चलती है, जो कि गर्म तथा शुष्क हवाएं होती है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लू क्या है, तो आंसर क्या होगा, गर्म तथा शुष्क हवाएं, बिल्कुल ड्राई होती है। देखो एक बात ध्यान रखना आप, जैसे बारिश के दिन, अभी बारिश के दिन चल रहे हैं, और बारिश के दिनों में जब हवाएं चलती है तो अपन को ठंडी लगती है, भले ही धूप हो, भले ही धूप हो, इस टाइम की हवाएं ठंडी लगती है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर है, नमी है। देखा होगा आप, इस मौसम में थोड़ी नमी रहती है, बारिश का टाइम है ना, नमी रहती है। लेकिन इस टाइम ये गर्मी के सीजन में बिल्कुल भी नमी नहीं रहती, बारिश तो होती नहीं उन दिनों में, और भयंकर ड्राई एकदम मौसम रहता है। फिर जब गर्म हवाएं लगती है ना, तो बिल्कुल बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा तपती है, तो लू उसे बोलते हैं लू। और लू मैक्सिमम बाड़मेर में बहुत बार पूछा गया है कि राजस्थान में जो ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म शुष्क हवाएं जिनको लू कहा जाता है, किस जिले में सबसे सर्वाधिक सब ज़्यादा चलती है, तो बाड़मेर, ठीक है ना, ओके। आगे बताऊंगा, आंधी का बताऊंगा, आंधी भी कहाँ चलती है, भभूलिया कहाँ पर आते हैं, ये सब सुन रखे हैं आपने। आर्द्र तथा धूल भरी हवाएं जो तापमान को कम कर देती है, उसे बोलते हैं आंधी। देखो आंधी आना अच्छी बात है, गर्मी में जब आंधी आती है ना, तो उससे टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता है, तेज़ हवाएं होती है वो, हालांकि धूल भरी बहुत होती है, मकानों को एकदम मिट्टी प्लित कर देती है, लेकिन यह है कि आर्द्र, वो थोड़ी बहुत उसमें नमी होती है, क्योंकि आंधी बिल्कुल लगभग बारिश से थोड़ी सी पहले आती है। ये ध्यान रखना, जब बारिश होती है उससे पहले आंधी आती है, तो वो बारिश लेके आती है, इसलिए थोड़ी बहुत नमी है उसमें, इसलिए बोला जाता है आर्द्र। आर्द्र तथा धूल भरी हवाएं जो तापमान को कम कर देती हैं, उसे बोलते हैं आंधी। और मैक्सिमम सबसे ज़्यादा आंधियाँ चलती है श्री गंगानगर में, ठीक है ना, भयंकर आंधियाँ चलती है। वापस सुनो, ये क्या था, गर्म तथा शुष्क हवाएं जो तापमान को बढ़ा दे, ये क्या था, आर्द्र तथा धूल भरी हवाएं जो तापमान को कम कर दे। बहुत ज्यादा लॉजिक है, ध्यान से समझना, मैं पहले बता रहा हूं, क्वेश्चन यहां से बनेगा, इसलिए मुझे सुनना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन में कभी क्या करेगा, आर्द्र तथा धूल भरी हवाएं तापमान को बढ़ा देती है, कौन सा कथन सही है, बढ़ाती नहीं है, कम करती है। क्वेश्चन कैसे बन जाता है, ध्यान से, ठीक है। आंधी, उसे बोलते हैं आंधी। और आंधियां कहां चलती है, साथ के साथ लिख दिया मैंने, मतलब अलग से लाइनें खराब नहीं करी, साथ के साथ नोट्स बनाओ, मैंने तभी तो कहा गागर में सागर बनने वाला नोट सही है। अगर चाहता तो नीचे लिख देता आंधियां वहाँ श्री गंगानगर में चलती है, लू बाड़मेर में चलती है, लाइनें भरने से मतलब नहीं, ये लिख दो साथ में, मैक्सिमम श्री गंगानगर। अब चक्रवातीय तथा धूल भरी हवाएं, इसको चक्रवाती क्यों बोलते हैं, एक पॉइंट के ऊपर, आप कहते हैं ना भभूलिया, और गाँव में भी तो एक परंपरा है, दादी वगैरह कहते हैं अपन को, दादी नानी कहती है कि आप उस भभूलिया को आते हुए देखो मत बेटा, अपने अंदर आ जाएगा, सुना होगा आपने, हाँ, बहुत सारे सिस्टम है। कुछ लोग कहते हैं कि उसको, बिल्कुल देसी लोकल बता रहा हूँ मैं, ये प्रैक्टिकल मैंने देखा है, कभी कभी मौका मिलता है जाने का, तो मतलब जो चप्पल होती है उसको भी दिखाते हैं, चप्पल दिखाओ तो अपने पास नहीं आएगा, न जाने कितनी मतलब अनगढ़ंत मन प्रयास वो करते हैं, जो कि पता नहीं सही है कि नहीं है। तो वो क्या होता है कि चक्रवाती तो धूल भरी हवाएं चलती है और ये बहुत तेज चलती है, तो एक पॉइंट के ऊपर एकदम यूँ सर्कल बना लेती है, ऊपर देखा होगा आपने, धूल भरा गुब्बार बना लेती है, एकदम
सारे ही जितने भी पॉलीथीन थैलियाँ वैलियाँ ऊपर उड़ा के ले जाती है बहुत हाइट चोटी पर। तो चक्रवातीय तथा धूल भरी हवाएं जो होती है उन्हें भभूलिया बोलते हैं, भभूलिया। कहीं के बगुलिया भी बोलते हैं, बगुलिया, ब फॉर बकरी, बगुलिया भी बोलते हैं। बेसिकली ये चलती है बीकानेर में, बहुत ज़्यादा बगुलिया चलता है, ठीक है। तो 3 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो आर्द्र और धूल भरी हवाएं हैं, ये चक्रवाती और धूल भरी हवाएं, ये फर्क है, शब्दों का खेल है, चक्रवाती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे गर्म ग्रीष्म ऋतुओं के अंदर सीधी बात है गर्मी पड़ती है, तो सबसे गर्म जिला कौन सा है 33 जिलों में? तो सबसे गर्म जिला चूरू है। लेकिन मैं गर्म जिला नहीं पूछूं, ये पूछ रहा हूं सबसे गर्म स्थान कौन सा है। स्थान पूछे तो फड़ौदी जगह पड़ती है जोधपुर में, यानी स्पेशल लोकल जगह की बात करें तो फड़ौदी में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन अगर ओवरऑल जिला पूछे तो चूरू में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। लेकिन एक स्थान विशेष पूछे, स्थान विशेष फड़ौदी है, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही अच्छे से याद कर लेना। ये थी ग्रीष्म ऋतु की बातें। अब बात करते हैं वर्षा ऋतु की। पहली बात, वर्षा ऋतु सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मध्य जून से सितंबर टाइम पीरियड वेरी इंपॉर्टेंट है वर्षा ऋतु का। और सीधी सी बात है, मध्य जून से वायुदाब व हवाओं की दिशा में परिवर्तन होने के साथ में हिंद महासागर से मानसूनी हवाएं आती है और भारत में आती है। भारत में तो कब आती है? भारत में आती है मध्य जून। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान से समझो, पूरी लाइन कनेक्टिविटी रहेगी। ये हमारे हिंद महासागर से जो आती है हवाएं, उसी से हमारे बारिश होती है। तो अरब सागरी हिंद महासागरीय हवाएं, मध्य जून से वायुदाब व हवाओं की दिशा में परिवर्तन हो जाता है तथा हिंद महासागर से मानसूनी हवाएं भारत में मध्य जून तक तथा जुलाई के पहले सप्ताह तक राजस्थान में प्रवेश करती है। सबसे पहले भारत के अंदर बेसिकली एंट्री होती है, और कब? 15 जून के समथिंग। लेकिन अपन को पूरे इंडिया की बात नहीं लेनी, अपन को एंट्री लेनी है राजस्थान में। तो राजस्थान में एंट्री कब मारती है? जुलाई के पहले सप्ताह। वेरी फिक्स ध्यान रखना, जुलाई के पहले वीक में राजस्थान में जो ये हवाएं हैं, जो वर्षा ऋतु की जो हवाएं हैं हिंद महासागरीय, वो हमारे यहाँ प्रवेश करती है। फिक्स मतलब आपसे टाइम पूछा गया है राजस्थान में मानसून की हवाएं या फिर मानसून की एंट्री प्रवेश कब होता है? तो आंसर हो जाएगा जुलाई के प्रथम सप्ताह या फिर जून के बाद, कैसा भी लैंग्वेज आए। जून से पहले बिल्कुल नहीं, जून के बाद है जो भी है। आगे अगर एक्यूरेट पूछें अपने, अच्छा ये तो हवाएं हैं, अच्छा सुनना, ये तो हवाएं हैं कौन से? हिंद महासागर से। लेकिन अगर आपसे एग्जैक्ट पूछ ले मानसून राजस्थान में कब आता है, तो मानसून 15 जून को, और सबसे पहले वही नीचे आएगा अपने साउथ इंडिया में, बांसवाड़ा डूंगरपुर। कहाँ पर आएगा? बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर सबसे पहले एंट्री मारता है हमारे राजस्थान में मानसून। राजस्थान में मानसून की एंट्री कब? 15 जून को। कहाँ पर? तो नीचे साउथ में बांसवाड़ा और डूंगरपुर में 15 जून। और अगर हवाओं का पूछें, हिंद महासागर से जो मानसूनी हवाएं भारत में एंट्री कब मारती है, तो मध्य जून, और राजस्थान मारती है जुलाई के प्रथम सप्ताह। ठीक, मानसून राजस्थान में सबसे अंत में कहाँ पहुँचता है? 15 जुलाई को लास्ट पॉइंट होता है इसका, जैसलमेर में जाके पहुँचता है सबसे बाद में, और फिर वहीं से टर्न लेगा और वापस जैसे आया था वैसा का वैसा निकल जाएगा वापस। ठीक है, यानी कि साउथ राजस्थान नीचे से एंट्री करता है और लास्ट में 15 जुलाई को, मतलब एक महीने बाद लगभग, 15 जून को तो एंट्री मारता है और 15 जून को जैसलमेर में लास्ट में जाके फाइनली ये खत्म होता है। ठीक है, ये मानसून के बारे में था। और राजस्थान की एक खास बात है मानसून के बारे में, बेस्ट स्लोगन है कि राजस्थान में मानसून देरी से आता है और समय से पहले ही लौट जाता है। टाइम पीरियड उसका एक्चुअली 15 जुलाई तक रहना चाहिए जैसलमेर में वापस मुड़ने का, तो मतलब लगभग 2 महीने तक मानसून रहना चाहिए वापस, क्योंकि वही 1 महीना वापस लगना चाहिए उसको। भाई 15 जून से लेकर 15 जुलाई इसका एंड पॉइंट जैसलमेर है, 1 महीना लग गया, वापस जाने में भी 1 महीना लगना चाहिए, लेकिन नहीं, वो कभी कभी जल्दी लौट जाता है। तो हमेशा ही राजस्थान में इसी वजह से बारिश अच्छी नहीं होती, ये मेन कारण है। राजस्थान में सामान्य वर्षा, अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि राजस्थान में सामान्य बारिश कितनी होती है, तो 57.51 सेंटीमीटर, या फिर मिलीमीटर में पूछा जा सकता है 575 मिलीमीटर। कैसे? 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। कितना mm होता है? 10। तो आप क्या करोगे, 57.5 को, वो 5 1 बोल दो चाहे 5 बोल दो, राउंड फिगर में वही बोला जाता है, 10 से गुणा करोगे तो राइट साइड पॉइंट खिसक जाएगा, 575 mm आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, फिर है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी उत्तर विशाल मैदान शाखा से होती है। मेनली ये हमारी शाखा है
वैसे खाड़ी अगर बात करें अपने वर्षा कहाँ से होती है तो बंगाल की खाड़ी से होती है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में भी कौन सी शाखा, उत्तरी विशाल मैदान शाखा। ठीक है, देखो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ये हमारे भारत के अंदर बारिश करवाते हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा, तो और उसकी भी बंगाल की खाड़ी भी कौन सी शाखा, उत्तर विशाल मैदान। हालांकि जब पूरे भारत का मानसून पड़े ना अपन तब ये सारी शाखाएं पता चलेगी, लेकिन अभी मोटा मोटी इतना सा याद रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ से होती है, बंगाल की खाड़ी से। बस राजस्थान में सबसे पहले वर्षा अरब सागर की हिमाचल शाखा से होती है। ठीक है, हालांकि मैंने कहा था ना आपको अरब सागर और बंगाल की खाड़ी ये दो राजस्थान में वर्षा करवाते हैं, बारिश करवाते हैं, लेकिन ये चीज़ें क्या है कि मानसून के टाइम पर, मानसून पर सिलेबस में नहीं है, मानसून पड़े भारत और इंडिया का दोनों एक साथ तब कनेक्टिविटी होती है। तो ध्यान रखें राजस्थान में सबसे पहले अरब सागर की हिमाचल शाखा से वर्षा होती है। चलो ये तो वैसे भी फिक्स पॉइंट है, वैसे याद कर लो, सीधे रट लो, बिकॉज इंडिया का जब पढ़ेंगे तब बातें समझ में आती है, कनेक्टिविटी तब होगी, तब आपको पूरा मैप में सिखाई जाएगा कि कौन से अरब सागर की शाखा। हालांकि मैंने 11-12 आपको जरूर पढ़ाया है, तो आप वैसे कवर कर सकते हो। अब सुनो, आगे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ की मैं अगर बात करूँ, नेक्स्ट पॉइंट क्या था उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम वर्षा वाला जिला जो है वो है सबसे इंपॉर्टेंट झालावाड़। ये क्वेश्चन आपके तो ये आएंगे सीधे सीधे। मैक्सिमम वर्षा वाला जिला झालावाड़ है और मैक्सिमम वर्षा वाला स्थान अगर पूछे तो वो माउंट आबू है, 150 सेंटीमीटर। देखो पूरा जिले में अगर 33 जिलों की तुलना की जाए तो झालावाड़ में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, 100 सेंटीमीटर वर्षा। ठीक है, और मैक्सिमम स्थान विशेष पूछे, जैसे अपने कहा था कि सबसे गर्म जिला चूरू, और स्थान विशेष पूछे तो फड़ौदी जोधपुर, तो वैसे ही बारिश में भी है, वर्षा में भी है कि वर्षा सबसे ज़्यादा झालावाड़ जिले में होती है। स्थान विशेष पूछे तो माउंट आबू, सिरोही 150 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और सबसे कम मिनिमम वर्षा वाला जिला है ना वो है जैसलमेर में सम। ठीक है, सम जैसलमेर मात्र 0 सेंटीमीटर, ऐसा मान लो कि बारिश होती ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं होती। ठीक है, और मिनिमम वर्षा वाला स्थान है जैसलमेर, 10 सेंटीमीटर, मात्र 10 सेंटीमीटर होती है जैसलमेर के अंदर। सबसे कम बारिश वाला स्थान विशेष पूछे तो जैसलमेर। जिला भी जैसलमेर है, मतलब जिला भी जैसलमेर है और स्थान भी जैसलमेर है कम में, तो ये बातें भी वेरी इंपॉर्टेंट हो गई। फिर अब आपको पता ही है कि जब बारिश ऋतु खत्म होती है, वापस मानसून जाता है, ठीक है ना, तो उस टाइम पर अभी थोड़े दिन बाद में आने वाली है, ये आने वाली है अक्टूबर हिट, अक्टूबर के महीने में आती है। क्यों आती है? क्योंकि इस टाइम फसल पक रही होती है। एक्चुअली कहानी तो ये है, इस धूप का पड़ना भी जरूरी है, ये पड़ेगी नहीं तो फसल नहीं पकेगी। ठीक है, अभी जैसे अपने दालें कर रखा है, बाजरे कर रखी है, जितने भी ज्वार, जो भी मूंगफली, जो भी अभी हो रखी है, ये फसल पकेगी कैसे? ये इसीलिए पकेगी इस कार्तिक हीट से। कार्तिक के महीने में आती है, तो कार्तिक हीट बोल दो, चाहे अक्टूबर की गर्मी बोल दो, भयंकर पड़ती है, बहुत ज़्यादा तेज धूप पड़ती है। ठीक है, इसे बोलते हैं मानसून लौटने से तापमान का बढ़ना, मानसून के लौटने से। ठीक है, मानसून के लौटने से तापमान का जो बढ़ना होता है वो कहलाती है अक्टूबर हीट या अक्टूबर की गर्मी। और ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार आ गया कि अक्टूबर हीट क्या है, मानसून के आने से आने वाली धूप या मानसून के जाने से जो धूप पड़ती है वो। तो ध्यान रखें, मानसून जब वापस लौट जाता है बारिश तो होती नहीं है, बिल्कुल ड्राई सा मौसम हो जाता है, और उस टाइम पर एक कार्तिक हीट या अक्टूबर गर्मी भयंकर पड़ती है। अब कुछ शब्दावली है, ये सारी शब्दावली, चारों शब्दावली है, वैसे वर्डिंग है। एग्जाम में पूछे मानसून निवर्तन क्या है, इसका निवर्तन का मतलब मानसून चला गया, मतलब मानसून लौटने की प्रक्रिया मानसून निवर्तन कहलाती है। अब पूछे मानसून प्रतिच्छेदन क्या है, मानसून आने के बाद वर्षा में ब्रेक, मानसून आने के बाद वर्षा में ब्रेक जो होता है वो मानसून प्रतिच्छेदन होता है। कि यार मानसून में प्रतिच्छेदन हो गया, मतलब मानसून जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, समझ में आ गई, रुक गया, तो मतलब मानसून आने के बाद वर्षा में जो ब्रेक लग जाता है वो मानसून प्रतिच्छेदन कहलाता है। एक होता है मानसून प्रस्फोट, मतलब मानसून आने के बाद में तेज बारिश। बस तीनों शब्द अच्छे से याद रख लेना, निवर्तन जाना, प्रतिच्छेदन बीच बीच में रुकावट आ जाना, प्रस्फोट भयंकर बारिश होना। बस अब अगली ऋतु आ जाती है अपनी शीत ऋतु, कोल्ड सीजन। शीत ऋतु क्या होती है? इसके दो भाग हैं। शीत ऋतु को मैंने आपको दो डिवाइडेशन किया है। इसमें एक तो होती है मानसून प्रत्यावर्तन काल, मतलब मानसून जब जा रहा होता है, और एक होती है ओरिजिनल शीत ऋतु। मानसून प्रत्यावर्तन काल का मतलब है अक्टूबर से ही थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो जाती है हमारे इधर साउथ साइड में, जब बारिश जारी होती है। अक्टूबर से मध्य सितंबर तक का टाइम है ना, वो मानसून प्रत्यावर्तन काल है। इसको क्या बोला जाता है? आता शीत का थोड़ा थोड़ा पार्ट है, लेकिन जब मानसून जा रहा होता है
तो मानसून प्रत्यावर्तन काल है अक्टूबर से मध्य सितंबर, ठीक है, अक्टूबर से मध्य सितंबर तक। और शीत ऋतु एक्चुअल स्टार्ट होती है मध्य सितंबर से लेकर फरवरी तक का जो टाइम है वो पूरा का पूरा शीत ऋतु में, मतलब मध्य सितंबर थोड़ी थोड़ी शुरू हो जाती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी ये 5-4 महीने जो हैं वो शीत ऋतु के अंदर आते हैं। एग्जैक्ट टाइम याद रखना, शीत ऋतु के 2 भाग एग्जाम में अलग अलग पूछा जाता है, तो वो हो जाएगा मानसून प्रत्यावर्तन काल अक्टूबर से मध्य सितंबर और शीत ऋतु मध्य सितंबर से फरवरी। और वैसे कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसा भी आ जाओ आपको सितंबर से लेके आगे फरवरी लास्ट है, तो फरवरी से पहले ये जो सितंबर अक्टूबर का महीना अगर ऑप्शन में आता हो तो वो सही है, सितंबर आता है तो सही है, अक्टूबर आता है तो भी सही है, ठीक है ना, वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। लेकिन एक साथ दोनों नहीं आएंगे, वो बितए हैं, दोनों आते हैं तो फिर अक्टूबर से मान लिया जाएगा फरवरी तक, ठीक है, वो भी कोई दिक्कत नहीं, वो देखा जाएगा ऑप्शन कैसा आता है, मैं इसकी प्रैक्टिस आपको करवा दूंगा। फिर है भूमध्य सागरीय या शीतोष्ण कटिबंध से पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम के द्वारा शीतकाल में उत्तरी पश्चिम, बेसिकली श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, यहाँ पर राजस्थान में आती है बारिश, वर्षा होती है, उसे क्या बोलते, सुनना गाओ छोटी क्लास में सुनता थे अपन कि मावट हुई है, उसे बोलते हैं मावट। मतलब क्या है कि बारिश के दिनों में होने वाली वर्षा, ऐसा मान लो आप, तो सॉरी नाम आ गया, सर्दी के अंदर शीत ऋतु में, सर्दी के अंदर शीत ऋतु के अंदर मान लो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा क्या कहलाती है, मावट। बेसिकली ये जो है ना, ये गेहूं की फसल के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहती है, और गेहूं का कलर कैसा होता है, गोल्डन, इसीलिए इसको बोला जाता है गोल्डन ड्रॉप्स। क्या बोलते हैं, ये तो गोल्डन ड्रॉप्स है, सोने की बूंदें हैं, ठीक है। तो ध्यान रखें, ये भूमध्य सागरीय या फिर शीतोष्ण कटिबंधीय से पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम, हालांकि थोड़ा राजस्थान सॉरी इंडिया का पार्ट है, अगर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब बातें ये वाली लाइन समझ आ जाएगी, आपको इतना नहीं सोचना, आपको इतना सोचना है शीतकाल में उत्तरी पश्चिम, जिसमें श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में जो राजस्थान में बारिश होती है, वर्षा होती है, वो मावट कहलाती है। ये राजस्थान की कुल वर्षा का 10% है, बहुत तगड़ी वर्षा होती है, लगभग 10% तो मावट से ही बारिश हो जाती है। सर्दी में 90% वर्षा ऋतु में होती है, 10% मावट होती है। गेहूं के लिए सर्वाधिक कारगर है, इसलिए इसको गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है, गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। जिले मत भूल जाना, ज़्यादातर विशेष जिले कौन से हैं, हालांकि गारंटी नहीं है, थोड़ी बहुत सब जगह हो जाती है, लेकिन विशेष श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, ठीक है, ओके। हिमालय की ओर से अर्थात उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व हवाएं जो शीत ऋतु में जनवरी के महीने में जनवरी में कौन से राज्य में, चूरू, सीकर, बीकानेर में हवाएं चलती है, शीत लहर बोला जाता है। ये चूरू है ना बेचारा, ये चूरू हमेशा मारा जाता है दोनों सीजन में, सबसे गर्म जिला चूरू, सबसे ठंडा जिला चूरू, ठीक है ना, क्योंकि शीत लहर चूरू में बहुत भयंकर पर चलती है, तो गर्मी बहुत भयंकर चलती है, ठीक है। तो ये आती है हिमालय की ओर से, सबका अलग अलग नाम जरूर याद रखना, हिमालय की ओर से अर्थात उत्तर पूर्व से, भाई अपन को आपको पता ही हिमालय उत्तर पूर्व में, भारत के उत्तर पूर्व में, तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर, नीचे की ओर चलती है, ऊपर से नीचे की ओर जो हवाएं, तेज हवाएं चलती है शीत ऋतु में जनवरी के महीने में लगभग, तो ये बेसिकली स्टेट पूछे तो चूरू से बीकानेर, उसे हम बोलते हैं शीत लहर। आगे देखो, अब ये जो बातें थी अभी तक जो अपन ने पढ़ी, ये सब बेसिक काम हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली बनता है। अब क्वेश्चन बनता है लेवल का, जो मैंने आपको पहले कह दिया था कि राजस्थान में अपन जलवायु का वर्गीकरण पढ़ेंगे और तीनों पढ़ेंगे कोपेन के अनुसार। कोपेन एक साइंटिस्ट है, आदमी का नाम है, ठीक है ना, हाँ, ये अंग्रेज आदमी था, इसने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण किया था। कोपेन पढ़ेंगे, थॉर्नथवेट पढ़ेंगे और आपका ट्रिवार्था पढ़ेंगे, तीनों पढ़ेंगे, फिर राजस्थान खुद को पढ़ेंगे, चारों, लेकिन चारों की चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोपे ने राजस्थान की जलवायु थी उसको 4 प्रकारों में बांटा, 4 भागों में बांटा। कौन कौन सा, देखो ये डायग्राम मैंने बना दिया, राजस्थान का ही मैप है, ठीक ठाक है, एडजस्ट कर लेना। ये ऊपर वाले को इसने नाम दिया BWSW, ये मिड वाला एरिया जिसमें शेखावाटी पूरा क्षेत्र आ जाता है, इसको दे दिया BSSW, और ये CWG और ये AW, ये 4 टुकड़ों में राजस्थान की जलवायु इसने बांटा मोटा मोटी। और देखो इसने मेन, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आधार से, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। और क्या लिखना है कि जो राजस्थान, जो कोपेन ने राजस्थान का जलवायु का वर्गीकरण जो किया था, उसने उसका आधार क्या माना था। आगे भले ही क्वेश्चन ना हो, आधार से क्वेश्चन न जाने कितनी बार रिपीट है, आधार क्या माना था, तो कोपेन ने राजस्थान की जलवायु वर्गीकरण का आधार माना था वनस्पति, वर्षा और तापमान, मतलब इन 3 के बेस पर बांटा है जलवायु को, कि कहां पर कैसी वनस्पति है,
जहाँ पर सेम टू सेम वनस्पति थी ना, उतने एरिया को पूरे को इसने एक ही क्षेत्र का नाम, जैसे किसी को BSW दे दिया, तो यहाँ पर सेम टू सेम जलवायु थी, सेम टू सेम वनस्पति थी और लगभग सेम जैसी बारिश होती थी। इस हिसाब से उसने पूरा इलाके फिक्स कर दी, 4 इलाके। तो मेन आधार क्या रखा? वनस्पति, वर्षा, तापमान। इसको तीनों को ध्यान में कि जहाँ पर लगभग समान तापमान पड़ता हो, बारिश इक्वली होती हो और वेजिटेशन वनस्पति अगर सेम हो, तो तीनों को एक जैसा मान के एक नाम दे दिया कि इसका नाम BW, CWG जो भी है, इस हिसाब दे दिया। ठीक है, ओके। तो आधार तीनों का, कोपेन का भी, थॉर्नथवेट का भी और आपके ट्रिवार्था का भी, तीनों के आधार बहुत जरूरी है। आधार क्या मान के चले भाई? जैसे आपको कह दिया जाए कि आप है ना राजस्थान के 33 जिलों की पढ़ाई करो, तो आप क्या करोगे? उनका बंटवारा कर दोगे कि ये वाले जिले ये भाषा बोलते हैं, ये वाले ये भाषा बोलते हैं। मतलब थोड़ा एक क्राइटेरिया फिक्स होता है और नहीं होता वैसे, तो वो अपना आधार हो जाता है। अब इसने जो 4 प्रकार बताए ना, पहले बताए AW। AW का मतलब उष्ण कटिबंध आर्द्र प्रदेश। बस आपको AW की फुल फॉर्म देख लेनी। एक तरीके से ये AW को क्या मान के चल रहा है? उष्ण कटिबंध आर्द्र प्रदेश। ये भी पूछा जाता है AW है। अब AW क्या है? इन चारों की बातें पूछ लेगा, जैसे कि ऑप्शन दे देगा उष्ण कटिबंध आर्द्र प्रदेश, बी में दे देगा उष्ण शुष्क प्रदेश, सी में दे देगा अर्धशुष्क प्रदेश और डी में कुछ और दे देगा, चौथा वाला दे देगा, फिर नन ऑफ दीज दे देगा। ध्यान रखें AW की फुल फॉर्म याद रखना, उष्ण कटिबंध आर्द्र प्रदेश। ठीक है, अब इसने क्या क्या देखा इसके अंदर कि यहाँ पर सघन वनस्पति थी और सवाना तुल्य वनस्पति थी। बेसिकली जिला पूछे तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, हाड़ौती। हाड़ौती में ट्रिक बताई थी ना, कोजा बाबू। कोजा बाबू मतलब बाबू बहुत कोजा, बेकार बाबू है। ठीक है, बिल्कुल कोजा बाबू कह सकते थे। कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी। फुल फॉर्म लिख लो, अगर किसी ने अपने हिसाब से ट्रिक बना रखी तो कोई कंफ्यूज मत हो जाना। कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी। ठीक है ना, ये 4 जिले हैं, तथा माउंट आबू। ठीक, डूंगरपुर, बांसवाड़ा 2 तो वो हो गए, 4 ये 6 और माउंट आबू। बेसिकली यहाँ पर ये पूरा इलाका इसने देखो, ये नीचे वाला दक्षिणी राजस्थान, इसको इसने माना AW। और इसने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर जो सघन वनस्पति है, वनस्पति तो होनी है क्योंकि बारिश अच्छी होती है यहाँ पर, तो बहुत घनी वनस्पति है और सवाना तुल्य वनस्पति यहाँ पर इसको मिली। आगे वाली बात करते हैं, तो यहाँ पर BWSW, BSSW। नंबर 2 कौन सा है? BWSW, राजस्थान का ऊपरी भाग। ठीक है, ऊपरी भाग, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, यही तो आता है यहाँ पर। बिल्कुल सही है, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ तो जिले हैं। और एक्चुअली इसकी फुल फॉर्म क्या है? उष्ण शुष्क प्रदेश या फिर शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। BWSW का क्या नाम है? उष्ण शुष्क प्रदेश या फिर शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसकी फुल फॉर्म मत घुसना आप कि क्या इंग्लिश बनती, इंग्लिश नहीं बनानी, सीधी याद करनी है। उष्ण शुष्क प्रदेश या शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। और वैसे अगर आपको जिले याद हो जाएंगे ना, तो जिलों से अंदाजा लगा लोगे कि यार ये ऊपरी पार्ट है, जहां पर तो उष्ण शुष्क प्रदेश ही तो है, हमारे ऊपर ड्राई जोन है ये पूरा लगभग। ठीक है, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, यहाँ पर कहाँ बारिश अच्छी होती है। ठीक है, न्यूनतम वनस्पति है, कम वनस्पति थी और कंटीली झाड़ियाँ और ये बाबूलर यही पेड़ थे, तो कंटीली वनस्पति बोल दो चाहे न्यूनतम वनस्पति बोल दो। वह मरुद्भिद या जीरोफाइट्स वनस्पति, ये नाम भी आपको याद रखना है। मरुद्भिद पादप्स या मरुद्भिद या जीरोफाइट्स वनस्पति या फिर न्यूनतम वनस्पति या कंटीली वनस्पति बेसिकली इस इलाके में पाई जाती है। हूबहू याद करना पड़ेगा और जिले याद हो ही जाएंगे, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। फिर इसने माना BSSW, ये BSSW, ये वाला ये BSSW। यहाँ पर इसने कहा कि अर्धशुष्क जलवायु थी। ठीक है, और इसने एक बात बहुत तगड़ी मानी, ये कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा क्षेत्र है, ये सबसे ज्यादा जिले इसमें आते हैं। पूरे शेखावाटी वगैरह सब कुछ इसी में आ जाते हैं। शेखावाटी, अलवर, जयपुर, ये पूरे बीच वाला नागौर वागौर, बीच पूरी बेल्ट है बीच वाली। ठीक है, तो अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश, उसमें कोपेन के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अलग पूछा गया क्वेश्चन कि कोपेन के अनुसार सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल वाला कौन सा, मतलब इनमें से है। चारों ऑप्शन थे, कौन कौन से? AW, CWG, BSSW, BWSW। तो आंसर क्या हो जाएगा? BSSW कोपेन के अनुसार सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जगह वाला इलाका है। बेसिकली यहाँ पर वनस्पति कैसी मिलती है? स्टेपीज, यानी छोटी छोटी घास है। स्टेपीज क्या बोलते हैं? छोटी घास। और ये अरावली के पश्चिम का क्षेत्र है बेसिकली। लेकिन ध्यान रखें BSSW को छोड़कर भाई ये पूरा आ जाता है, ये पूरा इलाका आ जाता है। बस इतने से श्रीगंगानगर, हालांकि ऐसी भी नहीं, थोड़ा बहुत जैसलमेर का पार्ट भी आता है इसमें, थोड़ा बहुत जैसलमेर भी आता है, आधा पर्दा आता है, और थोड़ा बहुत बीकानेर भी आता है। हाँ, ये नहीं आते, ये तीनों ही खत्म है, ये तो ऊपर चले जाते हैं। इन दोनों का थोड़ा सा पोर्शन इसके अंदर आता है, मामूली सा।
इसलिए ध्यान रखना कि इसीलिए मैंने लिखा है, क्या लिखा कि BSSW को छोड़कर, न सेंस बाकी सब आ जाता है, बस थोड़ी बहुत, ये तो बिल्कुल ही नहीं आते, इन दोनों का थोड़ा बहुत पार्ट इसके अंदर आता है, बाकी ये पूरे जिले बीच वाले सब के सब आ जाते हैं। तो एक काम करना, ट्रिक बताता हूं मैं आपको, क्या कि 1 नंबर आपने याद कर लिया था, ये वाला तो कर लिया, 2 नंबर याद कर लिया, 3 मत करो, चौथा करो। चौथा देखो ये रहा, अगर चौथा कर लोगे तो जो बचेंगे वो उसी का हो जाएगा, ठीक है। ये भी एक तरीका है। CWG, ये है CWG, ये CWG, ठीक है। एक्चुअली इसका नाम है उपाद्र जलवायु, लेकिन यहां पर अच्छी खासी खेती होती है। एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। कृषि प्रधान क्षेत्र कौन, निम्न में से कृषि प्रधान क्षेत्र कौन सा है, तो वह CWG। कौन सा, ये बीच ये वाला, इसके नीचे वाला कृषि प्रधान क्षेत्र है। मानसून या पतझड़ वनस्पति है और अरावली के पूर्व है। भाई ये से अरावली निकलती है ना, ये अरावली, तो इसका इधर पूर्वी साइड का इलाका है। वैसे अरावली ऐसे बीचों बीच से निकलती है, यूं निकलती है, यूं होती हुई थोड़ा बहुत CWG को काटते हुई जाती है, लेकिन पूर्वी क्षेत्र पूरा इसके अंदर आ जाता है। थोड़ी बहुत अरावली खुद भी इस क्षेत्र में आ जाती है, ऐसे अरावली निकलती है, ऐसा मान लीजिए, ऐसे निकलती है अरावली, ठीक है। अरावली के पूर्वी साइड पड़ जाता है पूरा लगभग, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अरावली के पूर्व, और वैसे बेसिकली देखा जाए तो मध्य राजस्थान, लगभग मध्य राजस्थान, थोड़ी सी इस लाइन को भले आप ऊपर भी ले सकते थे, तो ये मध्य राजस्थान इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। बेसिकली जिले अगर पूछे आपसे, तो मैंने आपको बहुत इजी ट्रिक बनाई है, अगर आपको पसंद आ जाए तो अच्छी बात है, हालांकि अपने पहले ये पढ़ा भी था, तो आपको जिले याद हो जाएंगे। ABCD RSTU जयपुर, ABCD RSTU जयपुर, ठीक है ना। ABCD RSTU जयपुर। इस ABCD का मतलब है अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। इस ABCD का मतलब है अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, दौसा, लेकिन मैंने आपको B स्क्वायर इसमें B को अंडरलाइन किया है, इधर A को अंडरलाइन किया है। सेकंड वाले ABCD का मतलब है भीलवाड़ा, बूंदी। तो आपको पहचान भी हो जाएगी, जैसे मैंने भी ऐसी पहचान कर रखी है कि जिसमें भरतपुर है वो B अकेला है, मतलब वो अलवर वाला भरतपुर है, मतलब अलवर भरतपुर वैसे भी एक साथ रहेंगे, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और ये नीचे अब वापस अलवर के बाद में A और एप्पल से आता कौन है, अजमेर। तो अजमेर, फिर भीलवाड़ा और बूंदी, B से 2 है, भीलवाड़ा भी B से, बूंदी B से, C से चित्तौड़ और D से दौसा। फिर RSTU, R से राजसमंद, A से सिरोही और सवाई माधोपुर, सिरोही और सवाई माधोपुर 2 जिले हैं, T से टोंक, U से उदयपुर और प्लस जयपुर। बस ये ट्रिक है, तो इसमें सारे जिले याद हो जाएंगे, बहुत बढ़िया रह जाएगा। क्वेश्चन तो इसी से आता है, ये पूरा जो CWG है ना, यहीं से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी ट्रिकों के साथ में उतारना, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन छपेगा, बाकी भले 3 से ना आए। अगला क्या है, थॉर्नथ्वेट। अब अगला साइंटिस्ट कौन आ जाता है, थॉर्नथ्वेट। थॉर्नथ्वेट ने भी राजस्थान की जलवायु को 4 प्रकार बताए हैं, ठीक है। और बेसिकली इसने जो आधार माना है वो माना है टेम्परेचर को, तापमान, वाष्पीकरण, मॉइस्चर और रेन, वर्षा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये तो आपको याद करनी है, तीनों ही, तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा, इसका मेन आधार है थॉर्नथ्वेट का। और एक बात का और ध्यान रखना, जो भी, चाहे वो कोपेन हो, चाहे वो थॉर्नथ्वेट हो, चाहे वो ट्रिवार्था हो, सबसे ज़्यादा मान्य अगर किसी को माना गया वर्गीकरण है तो सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण थॉर्नथ्वेट का ही है। मतलब राजस्थान की जलवायु से संबंध, देखो अलग अलग विचार थे सबके और सब अपनी जगह सही भी है, लेकिन सर्वाधिक अगर लोगों ने किसी ने सही माना कि हाँ यार ये बात इसने सही कही है, तो सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण अलग से पूछा जाता है कि निम्न में से कोपेन का वर्गीकरण, थॉर्नथ्वेट का वर्गीकरण, ट्रिवार्था का वर्गीकरण, राजस्थान का वर्गीकरण, इन चारों में से किसका वर्गीकरण सर्वाधिक मान्य है, तो सर्वाधिक मान्य वर्गीकरण है जो है थॉर्नथ्वेट का। अलग से पूछा जाएगा क्वेश्चन, ध्यान रखें। ओके, इसने भी 4 प्रकार बताए थे। पहला देखो ये रहा, CAW, DAW, DB-W और EA-D, ये इसने बेसिकली बताया 4 प्रकार राजस्थान की मोटा मोटी। हालांकि आप डायग्राम बना लोगे तो आपको जिले अगर याद हैं तो वैसे भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी अंदाजा हो जाएगा। कैसे कि उपाद्र, CA-W को क्या माना इसने, CA-W को माना इसने उपाद्र जलवायु, और बेसिकली हाड़ौती, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, माउंट आबू, ठीक है ना, ये जिले इसने कहा कि इसके अंदर बेसिकली आते हैं, ठीक है। जो अपन ने देखो यहाँ पर भी लिए थे, मैं एक बार फिर बताता हूँ, वो जो मैंने ट्रिक लिखवाई थी आपको, 1 मिनट पीछे चलो, ये रहा हाड़ौती, मतलब कोजा बाबू, ठीक है। तो बाबू कैसा है, प्यारा नहीं है, कोजा है, बेकार है, ठीक है। तो ध्यान रखें, तो यहाँ पर भी हाड़ौती वही है, हाड़ौती का मतलब वही 4 जिले हैं, कोटा, झालावाड़, बारां, बूंदी, ध्यान रखें, ठीक है। कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी, ये 4 जिले ही हैं यहाँ पर, ध्यान रखना ना।
तो हाड़ौती है, हाड़ौती के साथ में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, माउंट आबू, मतलब ये तो उसका सेम ही हो गया, बिल्कुल सेम है। देख लो भाई, ये चारों सेम है इसके, जो इसने माना डूंगरपुर, बांसवाड़ा, हाड़ौती, माउंट आबू, एग्जैक्ट जो AW माना था ना वो के वो जिले इसके हैं, ठीक है, वो के वो जिले इसने माने हैं, बिल्कुल डिट्टो सेम है। तो ये तो आपको वैसे ही याद हो गया कि जो उसका था वही थॉर्नथवेट ने माना है, बस नाम चेंज कर दिया CA-W, ध्यान रखें, और इसने नाम दे दिया उप आर्द्र, फुल फॉर्म चेंज हो जाएगी इसकी, उसकी फुल फॉर्म क्या है, उप आर्द्र जलवायु। अगला है DA-W, अर्ध शुष्क जलवायु। ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है, कौन सा, DA-W, ये रहा, ठीक है, ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है और इसमें सारे लगभग जिले आ जाएंगे। इसको मत याद करना, इसको याद नहीं करना है, क्योंकि जो इनके पीछे बच जाएगा वो इसमें है, इसलिए मैंने जिले नहीं लिखे हैं। ध्यान रखें, जो इनमें पीछे बच जाएगा वो इसका है, इसलिए याद नहीं करना, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। कैसे, देखो आओ इधर, DB-W, कुछ दिमाग लगाना पड़ता है, स्मार्ट स्टडी करनी है। शुष्क अर्धशुष्क बोला जाता है इसको, इसको ध्यान रखो, ये DB-W को, और इसमें आपको सीधी सी बात है, सिर्फ बीकानेर संभाग, बीकानेर संभाग का मतलब है बीकानेर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू। भाई बीकानेर संभाग में कौन आते हैं, 4 जिले आते हैं, बीकानेर खुद आता है, बीकानेर खुद, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और चूरू, इसमें आ जाएगी, इसमें हो गया ये। और ये पहले हो गया था जो सेम टू सेम कोपेन जैसा, ये तो कोपेन और ये तो दोनों सेम, ये वैसे कर लिया। अब अच्छा EA-D, ये है शुष्क मरुस्थलीय। अब बताओ इधर कौन है, वही हमारा जैसलमेर, बाड़मेर। तो जैसलमेर, बाड़मेर, थोड़ा सा जोधपुर का हिस्सा भी आता है यहाँ पर, मतलब उसमें बोला जाता है पश्चिमी जोधपुर। भाई इस साइड में पश्चिमी तो पड़ता है, जोधपुर पूरा नहीं आता, जोधपुर का पश्चिमी पार्ट, तो ये भी हो गया। अब जो पीछे बच गया वो DA-W, चेप दो पूरा का पूरा, चाहे वो शेखावाटी, अलवर, जयपुर, सब कुछ, नागौर वागौर, सब इसमें आ गया। समझ में आ गई ना, बस ये है तरीका, टेक्निक, थॉर्नथवेट कंप्लीट एक ही पेज में। नेक्स्ट है त्रिवार्था। त्रिवार्था तो वैसे ही याद हो जाएगा आपके, मैंने एक बात लिखी है, कोपेन जैसा ही, यानी कि सेम टू सेम कोपेन। देखो सेम टू सेम, अब आप सोचेंगे ये बात लिख दी फिर पढ़ना का क्यों है, सेम टू सेम मतलब ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट सेम है। देखो ये तो कोपेन है, ये त्रिवार्था है, मैं बताता हूं आपको, बस एक ये कि कोपेन आधार सिर्फ वर्षा का लिया है, बस फर्क इतना सा ही है। इसने कुछ भी नहीं कहा कि जमीन कैसे, नहीं, ये काफी इजी है, त्रिवार्था को याद करना बड़ा आसान है। अपने लिए बेचारा फायदा कर गया याद होने के लिए कि सिर्फ इसने, बाकी सबने तो क्लाइमेट लिया, जलवायु कैसी, अर्ध शुष्क है, शुष्क है कैसी, इसने कहा नहीं सिर्फ बारिश से मैं तो बंटवारा करूंगा। इसका भी सही है कैसे, इसने कोपेन AW माना था, इसने भी सेम टू सेम उसी जगह को AW माना। देखो AW ये रही, ये का AW, दोनों का सेम टू सेम AW, ठीक है। कोपेन ने BW-SW माना था, इसने कहा BWH, मतलब इस W को नहीं माना, बस सेम टू सेम है, बस एक अक्षर खा गया। इसने CWG माना था, इसने CAW मान लिया, बस मेन फर्क इतना सा ही है, बाकी कोई फर्क नहीं है, बस नाम चेंज किए, इलाके फिक्स है, जगह वो की वो रखी है। देख लो भलाई, ये कोपेन का AW, इसका भी AW, बस जो कोपेन का CWG था इसने CAW मान लिया, इसने BSSW माना, इसने BSH मान लिया, इसने ये माना था, मतलब सेम टू सेम है, बस नाम चेंज किए हैं, बाकी कुछ भी नहीं, सेम टू सेम जगह फिक्स है। बस इसने वर्षा ले ली, तो वर्षा में सीधी सी बात सेंटीमीटर बारिश होती है, तो इसने कहा कि इस इलाके में 100 सेंटीमीटर बारिश होती है, इसमें कौन से में 100 सेंटीमीटर होती है, इसमें 100 सेंटीमीटर होती है। फिर इसने कहा कि BWSW, मैं BWS मानूंगा, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर बारिश होती है, बिल्कुल सही है, जैसलमेर भी इसके अंदर आ जाता है, ऊपर वाला पोर्शन, यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। फिर BSH, ये बीच वाला सबसे बड़ा BSH, जो कि कोपेन का भी सबसे सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली जगह थी BSH, ये माना कि यहाँ पर लगभग राउंड फिगर में 30 सेंटीमीटर बारिश होती है, और यहाँ पर जो कि कृषि प्रधान क्षेत्र है ये वाला, जहाँ पर कृषि ज़्यादा होती है, यहाँ पर 70 सेंटीमीटर का एवरेज इसने बारिश मानी है। तो बेहद आसान एक नहीं है, बहुत इजी तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब भी नहीं पढ़ते तो फिर आपकी गलती है, इतना इजी टेक्निक बताने वाला मिलेगा नहीं आपको, बहुत शानदार तरीका जलवायु याद करने का। आगे आओ, अब क्या हुआ कि हमारे राजस्थान है ना, उपयुक्त वर्गीकरण को देखते हुए राजस्थान ने कहा कि नहीं यार, हम भी एक काम करते हैं यार, हमारे राजस्थान के दूसरे लोग आके बंटवारा करके चले गए, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने वर्षा को मान लिया, किसी ने तापमान, वनस्पति सबको मान लिया, अपन भी एक काम करते हैं, इनमें 4 बताइए, हमने 4 मंजूर नहीं, हम 5 प्रकार से बंटवारा करेंगे, ठीक है। तो उपयुक्त वर्गीकरण को देखते हुए राजस्थान का सामान्य वर्गीकरण माना गया, वो 5 भाग है, ठीक है ना, बिल्कुल हमने 5 भाग बांटे हैं। कौन कौन से, उन सबको तीनों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। हाँ मिक्स कहते नहीं, मिक्स है, मिक्सअप है ये। हाँ देखो क्या क्या है, हमने कहा कि शुष्क प्रदेश, सेकंड अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश, थर्ड उपाद्र जलवायु प्रदेश, फोर्थ आर्द्र जलवायु प्रदेश, फिफ्थ
उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये 5 प्रकार आपको हूबहू याद करने पड़ेंगे। शुष्क प्रदेश जहां पर वर्षा 0 से 20 सेंटीमीटर होती है, ये हमने उसको नाम दे दिया। अर्ध शुष्क या स्टेपी जलवायु प्रदेश 20 से लेकर 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उपाद्र जलवायु प्रदेश 40 से 60, ये तो ईजी है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80। बस यहाँ ध्यान रखना 80 से 100 नहीं है, 80 से 120 है, ये ध्यान रखना। यहाँ पर अब वो झड़ी मत लगा देना 20-20 की, गलती हो जाएगी फिर। उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश और उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश, ये पांचों की पांचों हूबहू याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नो चेंज, इसमें कुछ भी शब्दावली चेंज नहीं होनी चाहिए। अब सुनो, जो शुरुआती ऊपर के दोनों है, शुष्क प्रदेश जहाँ पर 0 से 20 होती है और अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु प्रदेश 20 से 40, इनको माना है इसमें वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान के अंदर इसको माना है। और उपाद्र जलवायु प्रदेश जो 40 से 60 होती है, इसमें अरावली को माना है। आर्द्र जलवायु प्रदेश इसमें पूर्वी मैदान को माना है। उष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश इसमें हारडोती को माना है, जिसमें क्या आ जाता है, कोटा, झालावाड़, बारां और बूंदी, ठीक है ना, ये इलाके इसके अंदर आ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसने भी आधार किसको मानेंगे, वर्षा को ही माना है, वो तो खैर बताने की जरूरत नहीं, समझ गए होंगे आप। तो ये वर्षा है और उसके नाम ये दिए हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें थी जो आपने समझ ली। अब कुछ फैक्ट है, सीधे सीधे फैक्ट जिसको याद करना है, बहुत ही सिलेक्टिव है, वो भी आप देखो। आओ इधर, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्या हेडिंग लगाएंगे अपन, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो जलवायु से रिलेटेड ही है। आपने सुना होगा गाँव के अंदर कहते हैं पुरवाई बाजरी है ना, कि पुरवाई बाजरी से बड़ी अच्छी बारिश होगी, ठीक है ना। तो यानी कि पुरवाई हवा चल रही है तो बारिश हो रही है। पुरवैया, पुरवैया बोल दो चाहे पुरवाई बोल दो, ये हमारे दादा नानी नानी बोलते हैं शब्द, वो शब्द है ये। मारवाड़ में बोलते हैं ना पुरवाई हवा चल रही है, बारिश बहुत अच्छी हुई। मतलब कि पुरवैया होती है बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं। ये देखो, ये जो लाइन लिखी ना, ये हमारे पूरे भारत में वर्षा करवाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं, जब भारत के मानसून पढ़ेंगे फिर राजस्थान के मानसून पढ़ेंगे तब जाके कनेक्टिविटी समझ में आएगी। लेकिन अभी सीधी याद करनी है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं को राजस्थान की स्थानीय भाषा में पुरवैया या फिर पुरवाई कहा जाता है। और ध्यान रखें, अरावली के पूर्वी साइड में बारिश सबसे ज्यादा करवाती है ये पुरवाई हवा, ठीक है, ओके। अरावली के पूर्वी साइड में। एक सुना होगा सर वर्ड भी यूज करते हैं, सर या सरोवर। क्या होता है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में जो बालू का स्तूप बनते हैं ना, वो हवा के मिट्टी के बालू का स्तूप, तो कभी पढ़ाऊंगा मैं, अभी थोड़े भौतिक प्रदेश में थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है। तो रेगिस्तानी क्षेत्र में बालू का स्तूप के मध्य में क्या पड़ता है, कुछ पाई जाने वाली नीचे भूमि की, भाई जैसे जहां पर जैसे ऐसा वो टीला बन गया, एक इधर बन गया, बीच में कुछ खांसी बन जाती है, वहां पर वर्षा का पानी हो जाता है इकट्ठा होने से तालाब का रूप ले लेता है। और इसे वहां की स्थानीय भाषा में कहते हैं सर बोलते हैं, सर, ठीक है ना। हाँ, पढ़ाने वाले सर नहीं है ये पानी वाले सर है, ठीक है ना। हाँ, अगला, ये 2 फैक्ट ऐसे ही याद कर लेना। मानसूनी पवनें शीत ऋतु में तो होती है स्थल से समुद्र की ओर, बिल्कुल सही, यहां से हवाएं जाएगी समुद्र की ओर, तभी तो बारिश नहीं होती, उधर जाती है हवाएं, ध्यान रखना। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर, वहां से पानी उठता है और यूं बरसता है। बस ये बहुत बड़ा फैक्ट है, छोटी मोटी बात नहीं है, उल्टा सीधा हो जाता है, लेकिन सोचोगे तो नहीं होगी। शीत ऋतु में बारिश होती है क्या, ना के बराबर। तो मतलब ये मान लो कि यहाँ जमीन से उठ के पानी में जाती है, बस उधर जाएगी, और गर्मी में वहां से उठ के इधर, समझ गए। तो ध्यान रखो, स्थल से समुद्र की ओर मानसूनी हवाएं शीत ऋतु में, और ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर, ठीक है, ओके। और क्या है, एक ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई, समवर्षा रेखा। इस हेडिंग को ऐसी लगानी, ऐसी कैसी हुबहू हेडिंग है। हेडिंग क्या है, समवर्षा रेखा। पहली बात तो ये होती क्या है, मानचित्र में जो अपना मैप है ना, मैप, उस मानचित्र में वे काल्पनिक रेखाएं जो एक समान वाले स्थानों को आपस में जोड़ती हैं। जहां पर वर्षा, कि भाई यहां पर 20 से 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है, उस पूरे इलाके में एक लाइन ड्रॉ कर दी सब पूरी, उन्हें बोला जाता है समवर्षा रेखा। ये भी जलवायु का ही पार्ट है, ठीक है। और मैंने इसको 3 टुकड़ों में बांटा है, ठीक है, अपने मतलब बांटा है अपने पढ़ने के लिए। 25 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करें तो 250 mm, एग्जाम में दोनों ही लिखा हुआ आता है, ठीक है ना। और आप सबको पता ही है 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 25 गुणा 10 250, 40 मल्टीप्लाई 10 400, 50 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 500। तो ध्यान रखें 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ है,
चाहे 250 मिलीमीटर लिखा हुआ है। ये जो समवर्षा रेखा है, ये समवर्षा रेखा 3 प्रकार की होती है बेसिकली। कौन कौन सी? 25 से समरेखा 25 सेंटीमीटर वाली, 40 वाली और 50 वाली। ठीक है, 25 सेंटीमीटर वाली समवर्षा रेखा, 40 सेंटीमीटर वाली समवर्षा रेखा और 50 सेंटीमीटर वाली समवर्षा रेखा। मिलीमीटर में एक एक जीरो आगे बढ़ा देना और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ध्यान रखें, अब ये आप सोचेंगे कि इनमें किस किस को रखा गया है, तो 25 सेंटीमीटर या 250 mm समवर्षा रेखा के अंदर रखा गया है पश्चिमी राजस्थान में। ध्यान रखें, पश्चिमी राजस्थान में शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थल को अलग करती है ये। इसका बेसिकली क्या काम है? पहली बात तो राजस्थान कौन सा? पश्चिमी राजस्थान। और पश्चिमी राजस्थान में ये वाली जो समवर्षा रेखा है ये शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल को अलग करती है। सीधा सीधा क्वेश्चन हूबहू क्या कि निम्न में से कौन सी रेखा, समवर्षा रेखा पश्चिमी राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क मरुस्थल को आपस में अलग करती है? 0 से 25 सेंटीमीटर या फिर 0 से 250 मिलीमीटर वाली रेखा। अगला ऑप्शन 40 या 400 mm वाली समवर्षा रेखा, ये खुद राजस्थान को बराबर 2 भागों में बांट देती है, बीचों बीच राजस्थान के 2 टुकड़े कर देती है, संभाल लो। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि 40 सेंटीमीटर या 400 मिलीमीटर वाली समवर्षा रेखा राजस्थान को क्या करती है? तो राजस्थान का बंटवारा कर देती है, राजस्थान को मध्य में से 2 टुकड़े कर देती है। तो ध्यान रखें, राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है, वो 40 वाली है। और 50 वाली समवर्षा रेखा ये अरावली पर स्थित है। अरावली जानते हो, ये राजस्थान है, सपोज ये राजस्थान है, ये राजस्थान अरावली यूँ निकलती है, यूँ बीचों बीच ऐसे ना, थोड़ी आगे जाके ये थोड़ी ऐसे निकलेगी, ऐसे थोड़ी आगे जाके ऐसे फैलती चली जाएगी। तो ध्यान रखें, ये अरावली पर स्थित है तथा पूर्वी मैदान में पश्चिमी मरुस्थल को अलग करती है। पहली बात तो ये है कहाँ पर? तो अरावली पर है। और तथा पूर्वी मैदान, ये इधर वाला पूर्वी मैदान और पश्चिमी मैदान, इनको अलग करती है। अपन को पता है, उनके बीचों बीच से निकलती है। तो राजस्थान पश्चिमी राजस्थान अलग कर देती है, पूर्वी अलग कर देती है, बीचों बीच निकल जाएगी ऊपर। बिल्कुल सही है। एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखा है, उस नोट पर विशेष चर्चा करनी है, आपको ध्यान देना है। वो क्या कह रहा है कि अरावली के पश्चिम में हमेशा समवर्षा रेखा 500 mm या 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो है होगी हमेशा। तो ये फिक्स है। पश्चिमी अगर क्वेश्चन आ जाएगा अरावली के पश्चिम में समवर्षा रेखा होती है तो 500 mm या 50 सेंटीमीटर वाली होगी। और वैसे भी इसकी जरूरत भी नहीं थी, मैंने ऐसे लिख दिया। अगर अरावली का नाम भी आ जाए तो आप समझ लें 50 है। अरावली का मतलब ही क्या है? 50 है। तो ये था मामला। बहुत ही शानदार अपनी क्लास थी। कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना। जलवायु वाला टॉपिक जो कि काफ़ी मुश्किल माना जाता है, क्लाइमेट को, राजस्थान की क्लाइमेट अपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ ली है। कोई भी डाउट मेरे हिसाब से अब आपके रहेगा नहीं। तीनों पढ़ लेना। सबसे पहले कोपेन, फिर अपने थॉर्नथवेट और तीसरा ट्रिवार था, तो खैर इसी से ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे भी कुछ कॉमन मैंने सिमिलरिटी जो बताई थी जिलों वाली कि कौन सा जिला किसके साथ में, जो अपने पढ़ा था AW वाला, तो दोनों के AW डैश वाला, A-W वाला, तो ये काफ़ी चीज़ें सिमिलरिटी है। मेरे को ध्यान से सुनना है, बड़ी बारीकी से सुनना है, और कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट कर देना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि कल मैंने राज्यपाल पढ़ाया था, ज़बरदस्त था, और आज का सेशन भी बहुत ज़बरदस्त है। पढ़ते रहो, बहुत ज़्यादा झंडे गाड़ देंगे, पक्की बात है। बस पढ़ते रहिएगा, रोज़ाना का पढ़ना है, हर चीज़ नई टॉपिक आपको रोज़ाना का पढ़ना है। और लाइव टेस्ट विशेष आपको देना है, सुबह 8 बजे वाला भी देना है, सुबह 9 बजे वाला भी देना है, सुबह 9:45 वाला भी देना है, शाम को 8 वाला भी देना है, शाम को 9 वाला भी देना है, और दिन में क्लासें लेनी है। भरपूर फ़ायदा उठाओ, निःशुल्क पढ़ाइए, सब कुछ आपको मिलेगा। बस कोई भी डाउट रह जाता तो कमेंट जरूर किया करो। और जितनी ज़्यादा आप जिस हिसाब से हज़ारों की संख्या में लाइव आते हो, बस ये हौसला बना के रखना। जितनी ज़्यादा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, मैं उतनी ज़्यादा मेहनत करूँगा। बस ये बात है। बाकी कोई अगर किसी भी तरह के डाउट हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, तो कमेंट कर देना, ठीक है। सोल्यूशन आपको नेक्स्ट पार्ट में उसका मिल जाएगा। ओके।